अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे वो हैं जनरल फैज़ के ट्रायल का बाकायदा आगाज़, वकील कौन होगा और मुनसिफ कौन, फैसला कब होगा, IPPs के साथ मुआहिदा एक अहम डेवलपमेंट, और मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला मामला है क्या। तो नाजरीन, ये है हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मुझे इतलात मिलती रहती हैं कि चैनल लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये भी कुछ इतलात आ रही होती हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अभी भी बड़े लेज़ी हैं, वो नहीं कर रहे। तो जल्दी जल्दी कर लें और टली ऑन कर लें ताकि हम प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबसे पहले जनरल फैज़ की हैरियत दरियाफ़्त करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि जनरल साहब जो हैं उनका वकील कौन है, उनका ट्रायल कब होगा और उसमें क्या कुछ होगा, और जनरल साहब के केस का फ़ैसला कब होगा। तो उस बारे में हम आपको वो मालूमात शेयर करते हैं जो शायद आपके पास अभी पहले ना हो। तो मेरे ख्याल है कि पहले तो ये आगाज़ कर लेते हैं कि जो आज ISPR की प्रेस रिलीज़ आई उसका मतलब क्या है। कि जो उन्होंने कहा जी कि चार्जशीट तैयार हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो चार्जशीट को हम जो है ना उर्फ़ आम में जो अपने एक सिविलियन ज़ुबान में हम कह लें कि जो कहते हैं ना कि एक चालान तैयार हो गया, उनका चालान पेश कर दिया गया है। और इसका आगाज़ जो है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से हुआ था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसमें चार्जेस बताए जाते हैं कि ये चार्जेस हैं और हम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। वो उनको एडमिसिबल करार देती है जी कि हाँ, इनके आप इन पर अगर इन चार्जेस में, इन इल्ज़ामात में वज़न है, आप इस पे कोई अपनी डिटेल्स कलेक्ट करें। और उसके बाद क्या होता है कि एक समरी ऑफ एविडेंस कि उस पे जो एक उसके बारे में शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। जो मुख्तलिफ गवाहान हो सकते हैं उनसे रब्ता किया जाता है कि भाई आ जाओ इधर। और फिर उनसे बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं। हाँ, और ये है कि जो मुल्ज़म होता है इस केस में, जो कि इस केस में जनरल फैज़ हैं, उनसे भी अगर कोई उनको पूछा भी जाता है कि भाई आप पर ये इल्ज़ाम है, आप इस पर कोई जवाब देना चाहें, उसमें कोई जिस पे बाज़ औक़ात होता है कि वो कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई कन्फेशन कर लेता है, इतराफ़, तो वो इतराफ़ जो है वो भी ये जो चार्जशीट है उसका हिस्सा बनाया जाता है जी कि इन पे ये इल्ज़ाम है, फ़लाँ केस में उन्होंने ये बात की है। होता क्या है आम तौर पे ऐसे केसेस में जो मुल्ज़म हैं ना वो बड़े कुन्ने हो जाते हैं, यानी कि वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो मैंने बात करनी होगी वो मैं अदालत के सामने जाके करूँगा। लेकिन अगर वो इस स्टेज पर भी कोई बात कर लेते हैं, उनका कोई एक एतराफ़ी बयान शामिल भी कर लिया जाता है, तो फिर भी वो जाके उन्होंने अदालत के सामने दोबारा से उनसे पूछा जाता है कि भाई आपसे ये बयान आपने वाकई एक अपने होशो हवास में दिया है, आपको कोई दबाव तो नहीं था इस हवाले से। तो उधर वो उसका भी दोबारा से जिक्र होता है। तो अब यह है कि उनका केस जो है उसमें चलान तैयार हो गया। अब जो ये चलना किधर है, ये एक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल है, उसमें चलना है। अब जिस लेवल पे जनरल फैज़ हैं जो कि एक रिटायर्ड जनरल हैं और लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इस केस में जो फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल है उसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके साथ 3 एसोसिएट और होते हैं और एक बंदा जो है जैक ब्रांच का होता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो आम तौर पे मेजर जनरल रैंक का होता है। आम तौर पे मैंने ये बात की कि इससे ऊपर वाला नहीं होता, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं होता। एक दिन में सवाल ये आता है कि लेफ्टिनेंट जनरल क्यों नहीं होता। जनरल फैज़ जो हैं वो तो उधर जो है यानी कि वो सारी ज़िंदगी जो सरकारी अफसरान हैं, वो चाहे गवर्नमेंट के हों या सिविलियन हो या मिलिट्री के हों, वो सारी ज़िंदगी ग्रेड ही तो नापते रहते हैं कि भाई यानी कि मेरा जो है वो मेरे से बड़े ग्रेड का है या छोटे ग्रेड का है। तो इधर क्या जो जनरल फैज़ हैं इनका ट्रायल एक मेजर जनरल करेगा। तो मसला ये है कि उसके बाद आगे कोई एक कोर्ट ऑफ अपील भी है, और वो कोर्ट ऑफ अपील जो है उसमें जो मामला है वो फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल सर्विंग होगा जो सुनेगा। और जैसे ये 5 लोग हैं उसमें शायद 7 लोग होते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया कि एक मेजर जनरल है, 3 जो हैं उसके एसोसिएट होंगे जो गालिबन कोई कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक के होंगे, और एक जैक ब्रांच का भी बंदा होगा। जैक ब्रांच जो है आर्मी की लीगल ब्रांच है जो इन केसेस को डील करती है, जो लॉ के रिलेटेड उनके मामला होते हैं उनको डील करती है। तो अब यह है कि ये जो फ़ैसला सुनाएंगे इसमें फ़ैसला कितनी देर में आ सकता है। इसमें लाओ गैस तुसी लाओ। इसमें मैंने लोगों से बात की है और ऐसे वकला से बात की है कि जो ऐसे जिन्होंने जो एक इस तरह के जो कोर्ट मार्शल होते हैं उनमें वो किसी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो एक तो जो बात का पता चला वो ये है कि ऐसे केसेस में कोई
छुट्टियां नहीं पेंदियां, यानी कि कोई इसमें एडजर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, और वो अदालत बननी ही स्पेशल एक पर्पज़ के लिए होती है, उसके पास कोई और केस भी नहीं होता सिवाय ये केस सुनने के। तो लिहाजा इसकी जो प्रोसीडिंग होती है, जो समात है, जो कार्रवाई है, वो डेली बेसिस पे होती है, रोज़ाना की बुनियादों पर होती है, अनलेस के कोई बड़ी कोई अनहोनी हो जाए कि कोई ऐसा इशू बन जाए कि जिसमें कोई बंदा वाकई लगे कि कोई बीमार हो गया, वकील या कोई जज साहब जो है उनको कोई पेट में दर्द शुरू हो गया या कोई मसला। लेकिन यह है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो डेली बेसिस पे होता है। अब जो केस एक डेली बेसिस पे सुना जाता है, वो फिर कितनी को देर चलेगा, आप कितना को उसको लटका लेंगे। इनके जो जनरल फैज़ के वकील हैं, वो अगर उसको एक लिंगर ऑन भी करने की कोशिश करते हैं, उसको तूल भी देने की कोशिश करते हैं, तो वो कितनी देर लटका लेंगे, कुछ ज़्यादा देर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल है कि अगर आप सेफ साइड पे चाहते हैं, फिर तुसें ना गल करे आ जाए कि तुसां ते क्या सी कि 2 हफ्ते हो जाएगा। हम आपने सेफ प्ले करते हैं, तो सेफ प्ले ये है कि मेरा ख्याल है कि आप समझें कि 1 महीने के अंदर अंदर ये मामला इसका एंड हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि आज 10 हो गई है, लेट से कि 11, अब हमें ये नहीं आइडिया कि चार्जशीट तो तैयार हो गई है अभी, यानी कि जो है ना कोई इसके बारे में बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ। ये कब उन्हें ये भी अभी नहीं आइडिया। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, तुसी सोचते तो होगे, बड़े सोचने वाले लोग हो। तो इस हवाले से मेरी जो जनरल फैज़ के वकील हैं उनसे बात हुई। अब तुसी पूछोगे कि जनरल फैज़ का वकील कौन है। एक लाहौर से एक यंग लायर हैं जिनका नाम है मियाँ अली अशफाक, मियाँ अली अशफाक। तो उनके हवाले से मुझे पता चला कि वो उनके वकील नामज़द हुए हैं, उनकी फ़ैमिली ने उनको नामज़द किया है, अपना वकील किया है, यानी कि जनरल फैज़ का। तो फिर मैंने मियाँ अली अशफाक से पूछा, उन्होंने कहा जी कि हाँ, फैमिली जो है वो मेरे साथ 1-2 हफ्तों से रब्ते में थी, और आज जो है मेरा नाम उन्होंने आगे भेज दिया है कि मियाँ अली अशफाक जो है हमारे वकील होंगे। तो मैंने कहा कि केस कब शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि ये हमें नहीं आइडिया, बाकी अदालतों के बरक्स, बाकी अदालतों से मतलब जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उसमें ये होता है कि समन जारी होता है, इसमें समन नहीं जारी होता। इधर जो है ना मिस कॉल होती है, यानी कि एक कॉल आती है और उसमें वो बताते हैं कि जनाब आ जाओ कल या परसों, या कोई 1-2 दिन जो टाइम देते हैं। तो आमतौर पे इस तरह से उनको कन्वे कर दिया जाता है और उनको बुला लिया जाता है वकील को कि केस शुरू हो जाएगा। अब क्या मियाँ अली अशफाक ने उनका केस कंटेस्ट करना है या कोई और भी वकील होगा, ऐन मुमकिन है कि फ़ैमिली को एक फ़ौरी तौर पे कोई नामज़दगी चाहिए और उनको कहा गया हो जी कि आप अपना वकील नामज़द करें, तो उन्होंने मियाँ अली अशफाक को कर दिया हो। ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कोई सीनियर वकील जो हैं वो भी उनको रिप्रेजेंट करें। अब मसला ये है कि कोई पीटीआई के जो वकील हैं वो इसलिए भी इस बात से हेजिटेट भी करते हैं होंगे कि भाई अगर हम जो उनके वकील बनते हैं तो फिर जो कनेक्शन है वो बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा, इसको हिजाब में रहना चाहिए, ये चीज़ें खुलकर नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब कोई बंदा अंडर क्राइसिस होता है तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, वो कहते हैं जी कि हम क्यों वकील बने, हम वैसे ही कोई अनवांटेड अटेंशन क्यों लें। तो ये भी मुमकिन है। लेकिन यानी कि हमारी जो बात जिधर से शुरू हुई और तूल पकड़ गई वो ये थी कि अभी कोई डेट नहीं दी गई, एटलीस्ट जो जनरल फैज़ के वकील हैं उनको इस हवाले से आइडिया नहीं है। अब यह है कि हम सोचते हैं जी कि केस जो है ना कल शुरू हो गया है या 31 दिसंबर तक या किसी डेट तक, इस महीने में या अगले महीने में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, यानी कि उसमें हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऑब्वियसली केस चल रहा है तो जनरल फैज़ को सज़ा देने के लिए ये ज़्यादा चांसेस तो यही हैं। ये तो चांसेस कम ही हैं कि उनको रिहाई हो जाएगी, ठीक है, उनको सज़ा होगी। और उन पर जो केसेस हैं वो, हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन पर अभी इल्ज़ाम क्या है। उन पर इल्ज़ाम जो है वो मिसयूज़ ऑफ पावर के हैं, और जो उनका एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, इसमें वाज़ेह है कि जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सर्विस के दौरान है उसके हवाले से उनका नहीं है, जो सर्विस के बाद उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया उसके हवाले से है। बाय द वे, इस पे पासिंग रेफरेंस में ये भी बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा एक दिलचस्प मामला ज़ेर बहस था, और वो क्या था, वो ये था जी कि जो आइनी बेंच है ना, आइनी बेंच जो है आजकल बड़े इनके उधर भी बड़े लतीफ़े हो रहे हैं या शुगल हो रहे हैं, यानी कि लोगों ने तो समझा था कि आइनी बेंच को एम ही समझा हुआ था। तो आइनी बेंच ने आज कोई एक केस में उनको हुकूमत को कहा कि आपको कोई एफिडेविट जमा कराए हैं कि जो हमारे जो इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो असगर खान केस चल रहा है उसके तनाज़र में वही उसकी एक्सटेंशन थी, बेसिकली उसके हवाले से कुछ समात थी।
तो उन्होंने कहा जी कि वो तो जो है ना आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक वो हिस्सा नहीं ले सकते, जो डिप्टी अटारनी जनरल ने कहा। उन्होंने कहा कि फिर भी चेक कर लो, अगर उनसे आपने अभी पहले कोई एफिडेविट नहीं लिए तो आप जो एजेंसी के सरबराह हैं, जो हमारे रईसुल जसूस हैं, उनसे ये आप एफिडेविट लें जिसमें वो डिक्लेयर करें कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि जो उनके पॉलिटिकल सेल है वो हम नहीं ऑपरेट कर रहे, उनको हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब ये इस तरह का हल्फिया बयान देना बड़ा मुश्किल काम है जो कि आमतौर पर ख़त्म नहीं हुए होते, और फिर बाद में पकड़े जाएँ तो वो कैसे उसको क्या उसमें वजाहत देंगे। लेकिन जनरल फैज़ पर भी ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने एज अ DGISA या पहले एज अ DGC वो क्या काम करते रहे। उन पर यही है जी कि उस टाइम तो आपको जो भी कहा जाता था, या आपने जो अपना भी कोई बेचे थोड़ा जा को काम अपने बास से भी कर लेंगे हो, कुछ अपने भी कर लेंगे हो, लेकिन अभी बाद में जो है उसमें आपने जो पॉलिटिकल हरकतें आप करते रहे उसके हवाले से उन पर इल्ज़ाम है। दूसरा मिस यूज़ ऑफ पावर है। मिस यूज़ ऑफ पावर जो है वो ज़्यादा उसी तनाज़र में है जो टॉप सिटी वाला केस है जो इन्होंने रेड कराया था जब वो DGI से ही थे, उसके हवाले से है। और साथ जो है लोगों को नुकसान पहुँचाने की वो भी उसी तनाज़र में है कि उनकी फैमिली के लोगों को या उस बंदे को मोइज़ को इन्होंने उठवा लिया था, उनके घर से कुछ चीज़ें जो हैं वो चुरा ली थी, ये वो इस तरह के मामला। और इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन में जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि इन्होंने कोई डाटा चोरी किया है, या उधर से कोई डाटा जो कि जब DGI से ही थे उधर से इन्होंने कोई डाटा आते हुए निकाल लाए हैं और वो आगे PTA वालों ने इस्तेमाल किया है, तो उस हवाले से। अब जो 9 मई वाला मामला है ये बड़ा दिलचस्प है कि इसका क्या बनेगा, तुसी लाओ गैस। तो मैं आपको बताता हूँ कि 9 मई वाला मामला जो है ना वो इस केस में नहीं आएगा। 9 मई वाले मामले पे जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी कि वो केस अभी कंक्लूड नहीं हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मतलब ये है कि जनाब अभी जो है ना फिल्म बाकी है, और या ये है कि ऐसे यानी कि मतलब ये है कि लोगों को मायूस भी नहीं करना कि 9 मई के केस में हो सकता है केस, लेकिन अभी नहीं है। यानी कि मुझे वैसे लगता है कि वो नहीं होगा, अगर होना होता तो जितनी देर से ये चल रहा था ये चीज़ें हो जानी थी। अब यह है कि उन केस में उनको सज़ा हो जाती है, तो उसके बाद क्या होना है, उसके बाद ये होना है कि जनरल साहब जो हैं वो आगे जो 3 स्टार जनरल है उसकी कोर्ट ऑफ अपील लगेगी, वो सज़ा में कमी भी कर सकते हैं, वो सज़ा को बरकरार भी रख सकते हैं, वो सज़ा में इजाफा भी कर सकते हैं कि वो पैड़े को घट सज़ा दी जी, इन्होंने दी ज़्यादा सज़ा बनती सी। तो हर सूरत में आगे जो मामला आगे मर्सी पटिशन जो है वो पहले जाएगी आर्मी चीफ़ के पास कि आर्मी चीफ़ जो है इस पर हमदर्दाना गौर करें, और जो जनरल फैज़ हैं वो उस आर्मी चीफ़ को जिसको वो तबाह करने पर तुले हुए थे उनसे रहम की अपील मांगेंगे, अपनी ज़िंदगी की रहम भीख मांगेंगे। तो उसमें जो आर्मी चीफ़ हैं वो कहते हैं अच्छा मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा की करना है, उसमें वो ये भी कर सकते हैं अगेन सज़ा तफीफ़ भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि मुस्तरद कि पिटिशन इज़ रिजेक्टेड, कि आपकी सज़ा बरकरार रहेगी, यू डिज़र्व इट। उसके बाद जो फिर लास्ट है फाइनल, वो फिर आगे मामला सदर पाकिस्तान के पास जाएगा। सदर पाकिस्तान उनके पास मर्सी पिटिशन होगी, वो भी यानी कि जो आर्मी चीफ़ ने करना है, सदर साहब ने केड़ा उसूल अदा करना है, कमांडर इन चीफ़ ने। तो ये वाला मामला है इसमें कि इसके कोई ऐसा अपील वाला मामला, चूँकि ये एक प्योरली इसको इन्होंने आर्मी एक्ट के तहत कर रहे हैं, तो इनका इस केस का उधर जाने के चांसेस नहीं है हाई कोर्ट में, सवाए इसके कि वो कहें कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल हमें नहीं मिला। उसके अलावा जो है ये इधर ही मिलिट्री फ़ौजी अदालत में चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी होगी आज, तो हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IPPs के साथ मुआहदे हुए हैं, कोई 8 IPPs के साथ मुआहदे हुए हैं, उनके साथ इन्होंने जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज़ किए हैं, रीनगोशिएट किए हैं, जिससे पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को 238 अरब का फ़ायदा होगा। मतलब यह है कि ओवरऑल जो एक बिजली का बर्डन है वो कम होगा। मैं प्रिंसिपली मुझे वैसे हुकूमत की इस हरकत पे सख्त किस्म की शिकायत है कि तुसी सुते होंदे हो कि भाई पहले जब आप मुआहदा करते हैं तो आपको समझ नहीं लगती, फिर आप जो है रीनगोशिएट करते रहते हैं, और इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है इसकी और कोई अगर कास्ट ना हो, यानी कि एक तरफ अगर हमें फ़ायदा हो भी जाता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है ना वो कहता है कि यार नगल्ले ने, ठीक है, इनका कोई पता नहीं चलता, एक टाइम पर एक मुआहदा करते हैं, दूसरे टाइम पर दूसरा करते हैं, और इससे उनका जो एक आप पर हुकूमत पर जो ट्रस्ट लेवल है वो डाउन जाता है। लेकिन जो इसमें पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये पाकिस्तानी हैं, और उसमें एक और पॉजिटिव चीज़ जिन लोगों को हम आमतौर पे गालियाँ भी दे रहे होते हैं कि
जो जिनकी आईपीपीज़ हैं उनमें जो जहांगीर तरीन है उनकी भी आईपीपीज़ हैं, यानी कि उन्होंने भी रीनगोशिएट किया है। इवन जो शहबाज शरीफ हैं इनकी आईपीपी हैं, उन्होंने भी रीनगोशिएट किया है। इसके अलावा जो खुसरो बख्तियारवर हैं उनकी कोई है आईपीपी, उन्होंने भी रीनगोशिएट किया। और इस तरह यानी कि जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं बाकी भी हैं, लेकिन सारी पाकिस्तानी हैं। लेकिन इसके बावजूद जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो तो ये देखता है ना कि वो ये नहीं देखता कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर के साथ क्या किया है या लोकल के साथ क्या किया है। हाँ, ताहम ये ज़रूर बात है कि इसमें फ़ॉरेन आईपीपीज़ भी हैं जो फ़ॉरेन ओन्ड है, लेकिन उनके साथ उन्होंने रीनगोशिएट नहीं किया, लोकल के साथ किया है। कोई तरला मिन्नत की थी है कि यार को ख्याल करो, कुछ जो है अपनी आईपीपीज़ है उनके साथ बात की है। या ये भी हो सकता है कि उनको किसी और तरफ से अब्लाइज कर दिया हो कि चलो तुहानू फलानी जगह तू रिलीफ दे देने, इधरों तुम साडा जिहड़ा कोई ख्याल करो। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, और जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो मदारस की रजिस्ट्रेशन का इशू है, जिस पे मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बड़े नक्को नक हुए ने, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं जनाब इस्लामाबाद की तरफ मैं चढ़ाई कर रहा हूँ और हुकूमत बाज आ जाए, और हुकूमत जो है उलमा के दरमियान भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा कर रही है। वजह है क्या? तो नाजरीन ये है कि जो पाकिस्तान में जो मदारस हैं इनका कोई पूछने वाला नहीं था, और ये मामला हमें इसकी संजीदगी का उस टाइम पता चला जब तो साढ़े सेरे सोटा बाई था ना, कोई किलो डांग बाई दी है, उस टाइम हमें पता चल रहा है। और वो जो है ना, वो जो हमें हमारे सर में डंडा चला या बचा, ठीक है, जो वो था कि जब 9/11 हुआ, और 9/11 के बाद हमारे हर तरफ ऑडिट शुरू हो गए। मदरसों के जो लोग मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे उनके बहुत सारों के लिंक्स जो हैं वो मदरसों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया जी, कि वो उधर यूके में 7/7 बम्पिंग होगी 2007 में, उसका भी कोई लिंक आ गया, कोई अफ़गानिस्तान, कोई अलकायदा, कोई हर तरफ जो है ना उनके मदरसों के साथ कनेक्शन शुरू हो गए कि जी ये लोग उधर के पड़े हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि वो लोग जो हैं उनको कोई किसी तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं या ओवरऑल इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहे हैं उनका, यानी कि आप ये कह लें। और अगर कोई असले की ट्रेनिंग नहीं दी तो उनके ज़हन बना रहे हैं कि हमें जहाद ये करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़रा इनका कोई तरीका तो देखें कि इनके कोई सिस्टम है, कोई इनको चेक करने वाला वो कोई नहीं था। ये जो है वो कोई एक 1860 का सोसाइटी एक्ट है उसके तहत रजिस्टर हो जाते हैं, जिसके तहत कोई 6-7 बंदे जड़े ना वो टुर पेंदे ने, तो वो जाके तो डीसी नू आंदे ने कि भाई हम जो है एक सोसाइटी रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जो है इनके कहने को तो काफ़ी कुछ होता है जी, ऑडिट करेंगे ये वो, लेकिन कोई नहीं होता। और कोई जो है ना उसका मैकेनिज़्म भी इंतहाई वीक है, ओवरसाइट कोई भी नहीं होती, कोई पूछ गिछ नहीं होती। फिर यह है कि उसके बाद जो मुशर्रफ के टाइम पे ये काम शुरू हुआ कि यार मदरसियाँ तो कुछ कर लिए, तो फिर जो है कोई काम होते होते ना फिर कोई लड़ाई पै जाती सी, फिर दूर हो जाता सी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, मामला चलता रहा। फिर जो है उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई, मामला चलता रहा। लेकिन जो फाइनली जाके कंक्लूड हुआ वो फिर इमरान खान के टाइम पर हुआ 2019 में। 2019 में जो हुआ उसमें ये था कि इन्होंने कोई डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन बना दिए। इन्होंने कहा कि उसके कोई 18 ऑफिस बना दिए पूरे पाकिस्तान में, और ये कहा कि जो तमाम मदारस हैं उनके साथ अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और जो डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन है ये भी वजारत तालीम के मातहत होगा। उसमें आगे इनको इंसेंटिव ये भी दिया गया कि हम जो है उधर इवेंचुअली जो एक असरी तालीम है, दौरे हाज़िर की तालीम है, वो भी उधर उसको पढ़ाया जाएगा ताकि उनको इस काबिल किया जाए कि वो कोई आगे कोई मुलाजमत वगैरह मिल जाए उनको। और दूसरा ये है कि आपको अपने अकाउंट्स जो है उनको मेंटेन करने पड़ेंगे, उनका हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत जो है वो जो है यानी कि आपके बैंक अकाउंट भी खुलवाएगी, और जो स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं उनके वीज़ा के लिए आपको फैसिलिटेट भी करेगी, जो बाहर से पढ़ने के लिए दीनी तालीम के लिए पाकिस्तान आते हैं। अब यह है कि इसमें कोई तकरीबन 18,000 मदारस जो हैं वो रजिस्टर हो गए। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उनको बड़ा इस चीज़ पे दुख हुआ, और वो रजिस्टर उनके मदारस रजिस्टर नहीं हुए। वो तब से जो है ना वो उनको लग रहा था कि जैसे हम जो है ना मेन स्ट्रीम से आउट जा रहे हैं, हमारा कोई लीगल स्टेटस नहीं है, क्योंकि वो जो सोसाइटी एक्ट है उसके जगह तो ये जो नया उस टाइम लॉ आया था उसने ले ली थी। तो वो तब से जो है ना वो मौके की तलाश में बैठे हुए थे और सिलसिला चल रहा था। अब जो है जब ये 26वीं तरमीम वाला मामला है तो उसमें उन्होंने हुकूमत से दो बातें मनवाई। एक उन्होंने मनवाई जी कि जो है ना सूद को जो है एक सूद फ्री मईशत हमें चाहिए, और ये जो है उन्होंने कहा जी कि 2028 तक होगा, जो कि मुझे नहीं लगता होना है, लेकिन वो जो है इस पर काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
दूसरा उन्होंने जो मदरसों वाला कहा, मदरसों का जो बिल है वो भी उधर असम्बली में पेश कर दिया गया, असम्बली ने पास भी कर लिया क्योंकि जनाब मौलाना की ज़रूरत थी। लेकिन वो आगे मामला जरदारी साहब के पास गया। जरदारी साहब जो हैं सदर हैं, फाइनली जो सदर नहीं करने होते हैं और एक टाइम होता है जैसे कोई 15 दिन का है, अगर उनके पास एक बिल पास होके जाता है 15 दिन तक वो ना कोई छेड़छाड़ नहीं करते और कुछ भी नहीं कहते तो वो वैसे ही ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। दूसरी सूरत यह है कि वो कोई इतराज़ लगा के वापस भेज देते हैं कि सोने हुए दे चाहे फ़लानी चीज़ भी तरमीम कर लो। उन्होंने जो इतराज़ लगा के वापस भेज दिया, अब जो है इस पर मौलाना जो है वो परेशान हैं, नाराज़ हैं। और हुकूमत जो है उन्होंने जो दूसरे उलमा हैं वो भी उठ खड़े हुए हैं, जिसमें इवन जो क्या नाम है इसका, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कोई हुकूमत की साथ दिया है, या ताहिर अशरफी साहब जो हैं उन्होंने भी, और भी कई उलमा हैं। तो वो फजल रहमान साहब के साथ पे नहीं। आप फजल रहमान जो है वो कह रहे हैं जी कि इनको आपस में लड़ाया जा रहा है और हम जो है हम नहीं चाहते कि मदरसे जो हैं इनके वो सरकार के अंडर आएँ। अच्छा, ये हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है। अलमिया ये है कि कोई भी बंदा अपने आप को रेगुलेट कराने को तैयार नहीं है। अच्छा, सरकार को ऐसा आइडियल सोल्यूशन नहीं है, ये नहीं है कि कोई सरकार हमारी बड़ी अहल है, वो भी नहीं है। लेकिन ज़रा सोचें कि एक रियासत, उसको पता ही ना हो कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, और कोई बंदा जवाब देने वाला ना हो, कोई उन्होंने रज़ाकराना तौर पर भी अपना कोई सिस्टम इवाल्व ही ना किया, और वो कह रहे कि हम इतने आज़ादी पसंद हैं कि हम कोई पाबंदी किसी किस्म की बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि इस मामले में हुकूमत को ज़रा अपने पाँव जमाने चाहिए। और दूसरा, ये जो मदरसों के बच्चे हैं इन पे खुदारा इतना जुल्म ना करें, इनको दीनी तालीम ज़रूर दें। मुझे बड़ा दुख होता है, तरस भी आता है मैं जब देखता हूँ कि मदरसों से फारुगुल तहसील जो हैं बेचारे, वो सवाए किसी मस्जिद में जाने के और कोई उनको जगह नहीं मिलती, और मसाजिद वाले जो हैं वो भी नखरे दिखाते हैं। वो जिस इलाके की मस्जिद में होती है, वो लोग जो उधर पैसे देते हैं वो इस तरह जैसे फ़िरौन बने होते हैं उन पर जी कि तुसी इमाम साहब जो हैं वो बेचारे घबराए रहते हैं हर टाइम कि मैं इनको इनके पैसों पे चल रहा हूँ। वो कोई सीधी बात भी नहीं उनको बता सकते, जितनी पॉपुलर बात वो सुनना चाहते हैं उससे ज़्यादा उनको बता नहीं सकते। इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का तरीका ये है कि इनको असर हाज़िर की तालीम दें, और आइडियली उनको कोई जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग दें, हुनर सिखाएँ, ताकि वो इन लोगों के मुहताज ना रहें। उनके पास जो दीन पहुंचा है, जिसके बारे में वो इंडिपेंडेंटली वो जो उन्होंने समझा है उसकी वो वजाहत कर सकें, उस तरह तशरीह कर सकें, ना कि लोगों को खुश करने के लिए या यानी कि उनके दबाव में वो असल बात ना बता सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और मौलाना साहब जो हैं उनको भी इस मामले पे ज़रा को ख्याल करना चाहिए। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।